प्राचीन भारत में शिक्षा भाग 5 बीएड के प्रशिक्षुओं को समर्पित। आशा होगी कि आप पिछले वीडियो को देख चुके होंगे। तो फिर दोबारा स्वागत है आप सभी का। इस पाठ में आप जान पाएंगे वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष। तो इसके पहले आप पढ़ चुके हैं और हम आगे जाएंगे। वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष। शिक्षा पर राज्य का उत्तरदायित्व ना होना। वैदिक काल में शिक्षा पूरी तरह से गुरुओं के अर्थात व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। परिणामतः शिक्षा का कोई सर्वमान्य स्वरूप नहीं विकसित। कहने का मतलब है कि वैदिक काल शिक्षा पूरी तरह से गुरुओं पर था। जो गुरु को मन किया वही पढ़ाएंगे। शिक्षा पर राज्य का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा। शिक्षा पर राज्य का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा हो पाया। जन शिक्षा की अवहेलना, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा हुई तथा शिक्षा में समान अवसर की उपलब्धता भी सुनिश्चित नहीं हो पाई। दूसरा, शिक्षा की अमनोवैज्ञानिक धारणा। वैदिक काल की शिक्षा जो कि प्राथमिक व उच्च स्तर में विभाजित थी, बाल व किशोरों के मनोविज्ञान के अनुकूल नहीं थी। मनोवैज्ञानिक ने आज यह सिद्ध कर दिया है कि बाल व किशोर मनोविज्ञान में बहुत अंतर होता है। अतः शिक्षा को शिशु बाल किशोरों के मनोविज्ञान के आधार पर शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा आदि स्तरों में विभाजित करना चाहिए तथा उस शिक्षा को भिन्न भिन्न वर्गों कला, साहित्य, कृषि, विज्ञान, तकनीकी आदि में विभाजित करना चाहिए। मतलब शिक्षा जो थी अमनोवैज्ञानिक थी, मतलब मन के अनुसार नहीं। पहले ही बताया गया है कि गुरु जो सिखाते वही सीखना है। गुरु ही प्रधान होता था। और अगर गुरु को मनोवैज्ञानिक का ज्ञान ना हो तो बच्चों को ज्ञान नहीं मिल पाता। तो शिक्षा अमनोवैज्ञानिक धारणा थी। छोटे बच्चे को भी बड़े बच्चों की तरह ज्ञान दे दिया जाता था। तो ये बिल्कुल असामान्य था। अव्यवस्थित पाठचर्या व रटने पर अधिक बल। वैदिक काल में सभी गुरुकुलों की पाठचर्या भिन्न भिन्न थी। इसका एक कारण शिक्षा पर किसी तरह का बाह्य नियंत्रण ना होना भी था, जबकि किसी भी स्तर की शिक्षा की पाठचर्या का पूर्व निश्चित होना अधिक अच्छा होता है। इसके साथ ही मुद्रण कला का विकास न होने से समस्त ज्ञान स्मरण द्वारा ही सुरक्षित रखा जाता था। अतः गुरुकुलों में भी शिष्यों को समस्त ज्ञान कंठस्थ करना पड़ता था। धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र व अन्य अनुशासनों व क्रियाओं संबंधी श्लोकों को कंठस्थ रखना योग्यता की परख माना जाता था। अतः यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो रटने की बजाय समझने पर बल देती है की धारणा के विपरीत था। लोक भाषाओं व धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा पूर्णतः केवल संस्कृत के अध्ययन व अध्यापन पर आश्रित होने के कारण अन्य लोक भाषाओं की उपेक्षा का कारण बनी, जिसमें अन्य भाषाओं की प्रगति न हो सकी। इसके साथ ही भारतीय शिक्षा के धर्म का आधारभूत स्थान होने से धर्म निरपेक्ष विषयों की उपेक्षा हुई। तीसरा नंबर फिर से बता दे रहे हैं, अव्यवस्थित पाठचर्या व रटने की अधिक बल। मतलब किसी भी तरह का कोई गाइडलाइन नहीं था। जिस तरह का गुरु को मन किया अपना पाठचर्या बना दिए, रटे जो भी है रटो, लिखने का कोई भी व्यवस्था नहीं है। लोक भाषाओं और धर्मनिरपेक्ष विषयों की अपेक्षा उसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बताया गया। एक ही धर्म के बारे में बताया गया, ना लोकल भाषाओं के बारे में बताया गया। और इस तरह से अव्यवस्था फैलने लगी समाज में। शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा।
भारत में शूद्रों को है दृष्टि से देखे जाने के कारण प्राचीन भारतीय शिक्षा के द्वार उनके लिए बंद थे। इस प्रकार उनकी शिक्षा की न केवल उपेक्षा की गई बल्कि उन्हें शिक्षा प्राप्ति के अधिकार से वंचित रखकर उनके प्रति घोर अन्याय भी किया गया। जनसाधारण की शिक्षा व स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। उत्तर वैदिक काल में वर्णानुसार कर्म की शिक्षा देना और शूद्रों को उनके अधिकार से वंचित कर देना ही जन शिक्षा का विरोधी कदम था, जबकि एक लोकतांत्रिक प्रणाली में एक निश्चित स्तर पर सभी को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार पुरुषों व स्त्रियों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था न किए जाने से भी स्त्री शिक्षा की घोर उपेक्षा हुई। स्त्री शिक्षा के महत्व को नकार दिया गया। अप्राकृतिक, अमनोवैज्ञानिक, कठोर अनुशासन। वैदिक शिक्षा पद्धति का मुख्य दोष अप्राकृतिक व अमनोवैज्ञानिक अनुशासन था, अतः इसका स्वरूप कठोर था। इसके कारण संभवतः उस समय गुरुओं का, आगे बढ़ेंगे फिर से एक बार जान लेते हैं, शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा। उस समय शूद्रों को ना के बराबर शिक्षा दी जाने लगी, उन्हें एकदम नीचा जाति का समझा जाने लगा। दूसरा है जनसाधारण की शिक्षा। केवल पुरुषों को ही शिक्षा दी जाती थी, स्त्री को शिक्षा देने लेने देने कोई भी वैसा नियम नहीं था। और अप्राकृतिक, अमनोवैज्ञानिक और काफ़ी कठोर अनुशासन था। ये सभी कमियां हैं हमारे वैदिक कालीन शिक्षा की। शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा, जनसाधारण की स्त्री व शिक्षा की उपेक्षा, अप्राकृतिक, अमनोवैज्ञानिक, कठोर अनुशासन। मनोविज्ञान के ज्ञान से परिचित न रहना। शिक्षा तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए सीखने वाले को तत्पर होना अति आवश्यक है। जब शिक्षा छात्रों की रुचियों, क्षमताओं, आवश्यकताओं और अभियोग्यताओं को ध्यान में रख कर दी जाएगी तो उनके समक्ष अनुशासन की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनमें गुरु से असहमति की कोई संभावना ही नहीं रहेगी, जिसके कारण कठोर अनुशासन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। धर्म को अत्यधिक महत्व व विचार स्वातंत्र्य का अभाव। वैदिक कालीन शिक्षा में धर्म को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। शिक्षा की महत्वपूर्ण संपूर्ण संरचना धार्मिक आदर्शों पर आधारित होने के कारण शिक्षा के उद्देश्य, विषय, उद्देश्य व पाठ्यक्रम का निर्धारण धर्म के अनुसार ही किया जाता था, जिसमें छात्रों का अधिकांश समय धर्मशास्त्रों के अध्ययन व कर्म कांडों में ही बीत जाता था। धर्म को इतना अधिक महत्व दिए जाने के कारण उनमें यह प्रवृत्ति विकसित हो गई कि धर्मशास्त्रों की लिखी बातें ही पूर्णतः सत्य है, अतः इन्हीं के अनुसार निष्काम कर्म करने की अपनी इच्छाओं को दमन करने के कारण छात्रों में विचार स्वातंत्र्य का अभाव था। मतलब धर्म, किसी भी इस शिक्षा में पूरी तरह से धर्म पर ही महत्व धर्म को ही अत्यधिक महत्व दिया जाता था और कोई भी अपना विचार को नहीं रख सकता था। उसकी ऐसी मानसिकता बना दी गई थी कि जो धर्म में लिखा गया है वही सत्य है, उस पर कोई वाद विवाद नहीं, उस पर कोई विचार नहीं, या उसी के अनुसार काम करना है। अगर धर्म में कुछ, जैसे पहले बताया गया कि स्त्री शिक्षा, मनुष्य जाति में किसी को छोटा बड़ा मानना, ये सब धर्म जो था उसी के अनुसार, मतलब विचारों को की स्वतंत्रता का अभाव था। हस्तकार्य व शारीरिक श्रम के प्रति घृणा। प्राचीन भारतीय शिक्षा में धार्मिक शिक्षा के अत्यधिक महत्व के कारण लौकिक शिक्षा की उपेक्षा हुई, अतः अध्ययन केंद्रों में लौकिक शिक्षा से संबंधित हस्तकार्यों का कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि उच्च वर्ग के छात्र जो अध्ययन केंद्रों पर शिक्षा प्राप्त करते थे का इन कार्यों में कोई संपर्क नहीं रहा, जबकि निम्न वर्ग के व्यक्तियों को इन कार्यों की शिक्षा अपने परिवारों को प्राप्ति होती रही। अतः उच्च वर्ग के छात्र इस हस्तकार्य व शारीरिक श्रम को है दृष्टि से देखते थे। वैदिक शिक्षा में उपर्युक्त दोषों के अतिरिक्त कुछ सामान्य दोष भी थे, जो इस प्रकार है। शास्त्रों की प्रधानता दिए जाने से विचार स्वतंत्र के अभाव के छात्रों में तर्क, चिंतन व कल्पना शक्ति का विकास न हो सका, जिससे आगे चलकर शिक्षा अधिक संकुचित व रूढ़िवादी बन गई। यद्यपि शिक्षा प्रजातंत्र पर आधारित थी, किंतु इस आड़ में स्वेच्छाचारिता की भावना के विकास ने जनतंत्र की भावना का दुरुपयोग करके विलासिता व भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। मतलब हस्तकार्य
कोई भी चीज़ करके अपने से करना और शारीरिक श्रम के प्रति घृणा। धार्मिक शिक्षा पर अधिक बल दिए जाने के कारण लौकिक शिक्षा का पूरा से पूरा उस पर ध्यान नहीं दिया गया और कोई भी पेशा ये सब नीची जाति के लिए ही सिद्ध कर दिया गया कि वो नीची जाति ही, छोटी जाति का ही काम है और बड़े जाति पर ये काम नहीं करना है और उन्हें हाथ से कार्य नहीं सीखने दिया गया। और अतिरिक्त भी दोष थे, शास्त्रों में प्रधानतः शास्त्र में जो बताया गया वही करना है। प्रजातंत्र पर आधारित थी लेकिन स्वेच्छाचारिता पर की भावना थी, मतलब अपनी इच्छा के कारण। यद्यपि शिक्षा प्रजातंत्र पर आधारित थी किंतु इसके आड़ में स्वेच्छाचारिता की भावना के विकास ने जनतंत्र की भावना का दुरुपयोग करके विलासिता, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। थी जनतंत्र पर आधारित थी लेकिन स्वेच्छाचारी मतलब अपने अनुसार जनता को रखना, विकास, जनतंत्र की भावना का दुरुपयोग करना, विलासिता की भावना, विलासिता मतलब ये नशा, भ्रष्टाचार, पैसा का हेरा फेरी इत्यादि। अहिंसा व शांति को प्रधानता दिए जाने के कारण राष्ट्र की सैन्य शक्ति के निर्माण व अस्त्र शस्त्र निर्माण पर जोर नहीं दिया गया। अहिंसा परमो धर्म, यही धर्म मानकर सैनिकों को तैयार नहीं किया जाता था, अस्त्र शस्त्र का निर्माण नहीं किया जाता था। फलस्वरूप देश विदेश आक्रमणकारियों का सामना करने में विफलता का अनुभव करने लगा। जाति पाति के भेदभाव के कारण निम्न वर्ग को है दृष्टि से देखा जाता था, अतः निम्न वर्ग अज्ञानता के कारण पिछड़ी दशा में था। इस विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है प्राचीन भारतीय शिक्षा में अत्यंत गंभीर दोष थे, जिसके कारण ही कालांतर में समय अनुकूल न होने के कारण इसका ह्रास होता गया। डॉक्टर F.E. कई के अनुसार प्राचीन भारतीय शिक्षा में अनेक दोष थे। इस शिक्षा को नवीन गति प्रदान करने और रूपांतरित करने हेतु किसी प्रकार के नवजीवन की आवश्यकता थी। विद्यार्थी प्रशिक्षु, मैं ये अंतिम वीडियो था इस प्राचीन भारत की शिक्षा पर, और आशा होगी कि मैं नए वीडियो लेकर आऊँगा और आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तब तक आप इसको बार बार देखिए और मिलूँगा अगले नए चैप्टर लेकर, नए पाठ को लेकर, नए जोश के साथ। आप सभी का नमस्कार, शुक्रिया। आप वीडियो देखें, शेयर